नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और परीक्षा की घड़ी हम लोगों की अत्यंत निकट आ चुकी है। 28 नवंबर 2021 में हम लोग टेट की परीक्षा के लिए बैठेंगे। जितनी भी तैयारी हम लोगों ने की है उसका वास्तविक आकलन इस परीक्षा में होगा और सुपर टेट के लिए एक छोटा सा डोज समझ करके चलिए कि ये परीक्षा हमें बता देगी कि हम आगे के लिए कितना प्रिपेयर हैं। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लेकर के आए हैं, प्रयास ये रहेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिले इससे पेपर में, लेकिन फिर भी हमें आज 26 है, सुबह 26 की सुबह हम लोग मिल रहे हैं, तो हमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमें पेपर के समय पॉजिटिव रूप दे। और उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि कुछ चीज़ों को हमें आकलित करके चलना है कि अब हमें अपना आकलन नहीं करना है। जो आपने रिवीजन कर रखा है, जो आपने पढ़ रखा है, उसका केवल रिवीजन करिए। जो भी आपकी कॉपी है उस कॉपी को लगभग एवरेज एक बनाइए कि 2 घंटे 3 घंटे में उसके सारे पन्ने पलट लिए जाएं, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी हमको फील होगी। और भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है हम लोगों को, जैसे ये कह लें कि पॉजिटिव रूप से हमको चलना है। बहुत अधिक चूँकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अधिक क्लिष्ट पेपर तो मुश्किल ही आना, लेकिन अगर हमने वास्तविक रूप से तैयारी कर रखी है, अगर हम अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं, ये दिल हमारा कहता है कि आपने हाँ तैयारी की है, तो निश्चित तौर पर पेपर आपका आसान आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तैयारी करते रहें। परीक्षा हाल केंद्र 28 को आप समय से पहुँचे, जल्दी पहुँचे, हड़बड़ाहट ना हो आपकी, और वहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ आप ना करें, किसी समूह में शामिल ना हो जिस समूह में चर्चाएं चल रही हों। तो आज है, आज आप पढ़ लीजिए, कल आप सुबह तक दोपहर तक आराम से पढ़िए। 27 को रात को अच्छी नींद लें, और हालांकि नींद तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी प्रयास करें अपने आप को स्थिर रखने की। और उसके साथ जब आप प्रश्न पत्र हाल में पहुंचेंगे तो एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ पहुंचिए, एक अच्छे बच्चे के रूप में पहुंचिए, जिस बच्चे के अंदर कोई भी बुराइयां नहीं है और ना ही हमें परीक्षा में कोई किसी बच्चे के अंदर कोई कमियां निकालनी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लगिए जा करके, और निश्चित तौर पर एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। खैर, कुछ टॉपिक के साथ हम लोग चलते हैं। मिसलेनियस 2021 टॉपिक के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि अन्य जो क्लासें हम लोगों ने पिछली 30 वीडियोस देख चुके हैं, शायद उससे थोड़ा सा लंबी हो, लेकिन देखिएगा आप, एनर्जी आपको मिलेगी। तो बात करते हैं। सबसे पहले हमने आपको एक बिंदु रख रखा है, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ब्लूम की टैक्सोनॉमी है ये, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगा, जिसका जो पहला चरण है ज्ञान है, दूसरा चरण बोध है। पहले हमें नॉलेज होगा, उसके बाद उस नॉलेज को हम समझेंगे, हमारे अंदर समझ विकसित होगी, उसका हम अनुप्रयोग करेंगे। विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी तथ्य को विश्लेषित करना, छोटे छोटे भागों में बांट करके पढ़ना विश्लेषण है। और संश्लेषण का मतलब है कि छोटे छोटे भागों को एक समुच्चय के रूप में मिला करके उसका अध्ययन करना संश्लेषण है। और अंतिम स्तर मूल्यांकन का आता है। तो हमें इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ज्ञान है वो हमारा अधिगम की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अधिगम की सबसे छोटी इकाई, अधिगम की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो इसे भी ध्यान में रख करके आप हम सभी को चलना है कि अधिगम की जो सबसे छोटी इकाई है वो ज्ञान है। और ज्ञान के बाद हमारे अंदर बोध आता है, या अवबोध आता है, या समझ आता है। ये हमारे शिक्षण के सूत्र में भी सम्मिलित है, इस बात को भी ध्यान रखना। शिक्षण के सूत्र में हमारा सम्मिलित है। और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हमारा शिक्षण का सूत्र है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण का सूत्र नहीं है। विश्लेषण बताया, समस्या को छोटे छोटे भागों में या पाठ को छोटे छोटे भागों में बांट करके पढ़ना विश्लेषण है। और संश्लेषण का मतलब है कि छोटे छोटे समुच्चयों को या भागों को एक साथ जोड़ करके पढ़ना संश्लेषण है। तो इनका क्रम भी पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। और छोटे छोटे टॉपिक में विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हमारा शिक्षण का सूत्र है, ज्ञान अधिगम की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, ये बातें हुई। इसके बाद अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट हमने आपके सामने लिख करके रखा है, पीसी
ES ये हमारे विकास का क्रम है, ध्यान में रखिएगा। P से मतलब होता है फिजिकल या हम इसे ही को कह ले शारीरिक विकास। C से हमारा होता है कॉग्निटिव या इसको हम कह ले संज्ञानात्मक विकास। E से होता है इमोशनल या इसको हम कह ले सामवेगिक विकास। और इसके बाद S से होता है सोशल या इसको हम कह सकते हैं सामाजिक विकास। ये हमारे विकास का क्रम है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न में विकास के क्रम को लेकर के भी हमारे प्रश्न पत्र में अक्सर पूछा जाता है या यहाँ पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हमारा शारीरिक विकास होगा, फिर संज्ञान होगा, उसके बाद संवेग विकसित होंगे और लास्ट में सामाजिक विकास होगा। मतलब हमें ध्यान रखना है कि बालक जन्म से सामाजिक नहीं होते हैं। बालक में जन्म के समय उत्तेजनाएं पाई जाती हैं या बालक में जन्म के समय जो भी व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्तियों के कारण होता है। ठीक, इसके बाद कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ अवस्थाओं को लेकर के प्रश्न हमारे बन सकते हैं। एक नर्सिज्म आप ध्यान देते होंगे, नर्सिज्म या आत्म प्रेम जो है फ्रायड ने कहा है इस चीज को। फ्रायड महोदय ने नर्सिज्म की बात करी है। फ्रायड नर्सिज्म या आत्म प्रेम की जो अवस्था है वो शैशवावस्था है। सीखने का अनोखा या आदर्श काल, इसे वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को। ये प्रश्न हमारे लिए बन सकता है, सीखने का आदर्श या अनोखा काल, तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को कहा है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिथ्या परिपक्वता काल, मिथ्या परिपक्वता काल की बात रॉस करते हैं और बाल्यावस्था को इन्होंने मिथ्या परिपक्वता काल कहा है कि बच्चे अपने आप को परिपक्व समझने लगते हैं। अगला है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, बाल्यावस्था ही है और इसे कहा है किलपैट्रिक ने, इसे कहा है किलपैट्रिक ने कहा है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, बाल्यावस्था को किलपैट्रिक कहते हैं। और अगला है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल, किशोरावस्था को कहा गया है और ये भी कहा है रॉस ने कहा है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल रॉस ने किशोरावस्था को कहा है। और संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था, इसे स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा है। संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा है स्टेनले हॉल ने। तो ये कुछ हमारे गुण हैं, बाकी हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। हल्का सा रिवीजन आप उनका कर लीजिएगा 2 मिनट 4 मिनट में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, इधर हमने देखिए लिखा है कि मन का विज्ञान। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, तो अरस्तू होंगे। और अरस्तू के अलावा हमारे पास ऑप्शन में पोम्पोनोजी भी मिल सकते हैं, तो इन्हें भी हम लेकर के चलेंगे। ठीक, वास्तविक तौर पर हम पोम्पोनोजी को टिक मारेंगे अगर दोनों ऑप्शन में हमें मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्यवहार की, तो व्यवहार के रूप में वर्तमान में जो मनोविज्ञान है, ध्यान रखिएगा, वो व्यवहार की विचारधारा को स्वीकार करता है और व्यवहारवाद जो देने वाले हैं वो इसके जनक जे.बी. वॉटसन माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग चर्चाएं करें तो इधर हमने कुछ अवस्थाएं आपके लिए लिख रखी हैं। संवेदी गामक अवस्था, हम लोगों ने जीन प्याजे को पढ़ा होगा, हम लोगों ने जीन प्याजे को पढ़ा होगा। और जीन प्याजे ने बच्चों के विकासात्मक क्रम को ध्यान में रखते हुए 4 अवस्थाएं बताई। उनमें से पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियावस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियावस्था और औपचारिक संक्रियावस्था। जन्म से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियावस्था है, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियावस्था है और औपचारिक संक्रियावस्था के अंतर्गत 11 से 15 वर्ष आता है। तो ये बातें जीन प्याजे ने बताई हैं, प्रश्न में हमें ये मिल सकती हैं। और इसके बहुत ज़्यादा अगर हमें अंदर देख करके पढ़ना है तो हमने वीडियोस जो बनाए हैं उन वीडियो में 11 से 15 तक आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे पेपर की दृष्टि से हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो 11 से 15 के वीडियोस आप देख सकते हैं। बाकी जो जीन प्याजे हैं काफ़ी सारी बातें इन्होंने बताई और उनमें से 1-2 बातें ये बताते हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जीन प्याजे मानते थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा जीन प्याजे ने। बच्चे सक्रिय खोजबीन करता होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना, बच्चे सदैव सक्रिय रहेंगे, बच्चे खोजबीन करता होते हैं, खोजबीन करता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक है, सक्रिय खोजबीन करता है। और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बच्चे जो ज्ञान का निर्माण है वो स्वयं करने का प्रयास करते हैं। ये जितनी भी बातें हैं जीन प्याजे ने कही हैं।
और इन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना है। ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से ये प्रश्न पत्र में हमें मिलती रहेंगी। और इसके अलावा इनके अंदर संवेदी गामक अवस्था में बातें हमने बताई, पूर्व संक्रिय अवस्था में काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। मूढ़ संक्रिय अवस्था ध्यान रखिएगा कि बच्चे का जो चिंतन है अवस्थाओं के क्रम में अगर हम देखें तो ये बाल्यावस्था है, और बाल्यावस्था के जितने भी लक्षण होंगे वो हमारे मूर्त संक्रिय अवस्था और पूर्व संक्रिय अवस्था के आसपास होंगे। शैशवावस्था के जो लक्षण प्रतीत होंगे वो संवेदी गामक अवस्था के होंगे, और किशोरावस्था के जो लक्षण हैं वो औपचारिक संक्रिय अवस्था के लक्षणों से जीन पियाजे के मिलते हुए आपको मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ बिंदु और लिख रखे हैं। एक शब्द हमारे पास लिखा हुआ है स्कीमा, और स्कीमा की जो चर्चा है वो करी थी जीन पियाजे ने। स्कीमा की जो चर्चाएं हैं वो जीन पियाजे ने की थी। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। और स्कीमा का मतलब क्या होता है कि जो सूचनाओं के प्रखंड है, सूचनाओं के जो पैकेट है, सूचनाओं के समूह जो है यही कहलाते हैं हमारे स्कीमा। सूचनाओं के समूह या हम पैकेट कह लें, या सूचनाओं के जो प्रखंड हैं वो स्कीमा कहलाते हैं। और स्कीमा की जो अवधारणा है वो जीन पियाजे ने दी थी। अगला शब्द हमारा है स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग की जो अवधारणा है वो अवधारणा हमारी वाइगोत्स्की ने दी थी। वाइगोत्स्की ने दी थी। और स्कैफोल्डिंग कहते हैं कि ये हमारे सीखने में अस्थायी सहयोग है। अस्थायी सहयोग है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो सीखने में हमारा अस्थायी सहयोग है वही हमारी स्कैफोल्डिंग है। सीखने में अस्थायी सहयोग स्कैफोल्डिंग है। वाइगोत्स्की ने इसकी चर्चा की थी। और इसके बाद अगला जो बिंदु है हमारा लिंग है। और ये जो लिंग है ये एक सामाजिक संरचना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लिंग को हमारे मनोविज्ञान में या हमारे परिवेश में एक सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट, इधर के जितने भी बिंदु है इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा स्पीड में हम लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जल्दी से जल्दी हो जाए प्रयास ये है। तो जो लिंग है वो सामाजिक संरचना के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा ये जैविकीय संरचना नहीं है, लिंग सामाजिक संरचना है। अगला शब्द है हमारा स्वनिम, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वनिम या फोनिम्स, ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं स्वनिम कहलाती हैं, या इन्हीं को हम फोनिम्स कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाइयाँ स्वनिम कहलाती हैं या फोनिम्स हैं। अगला है रूपिम, मॉर्फीम, भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ निकलता हो अर्थपूर्ण इकाई रूपिम या मॉर्फीम कहलाएगी। दोनों बिंदु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है और रूपिम भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है रूपिम। अगला पॉइंट हमारे लिए है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अगर हम कहें तो एक ऐसा समूह है जहां पर बच्चे की समस्त शक्तियां होती हैं। बच्चे की समस्त शक्तियां जहां पर अंकित होती हैं, समस्त शक्तियां जहां पर अंकित होती हैं या दर्शाई होती हैं, पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, बच्चे के अंदर भाषा का विकास कितना हुआ है, बच्चे के अंदर संज्ञान कितना विकसित है, बच्चा खेल कूद में कितना आगे है, जो भी टेस्ट लिए गए हैं उनमें बच्चे की स्थितियां क्या हैं, तो ये सारी चीजें जहां पर एकत्रित होंगी वो स्थान पोर्टफोलियो है। मतलब बच्चे का समस्त ज्ञान, समस्त शक्तियां जिस स्थान पर उसकी रुचि, उसकी अभिप्रेरणाएं, उसकी प्रवृत्तियां जहां पर अंकित होंगी वो स्थान पोर्टफोलियो है। ठीक, या नॉर्मली तौर पर हम कह लें कि एक बच्चा, एक प्रश्न आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि एक बच्चे के भाषा विकास संबंधी जानकारी हमें लेनी है तो वह कहाँ मिलेगी, पोर्टफोलियो में। बच्चे के किसी भी क्षेत्र की जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो वह हमें पोर्टफोलियो में मिलेगी। तो मतलब बच्चे के अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं, और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये बात हमें बहुत ध्यान में रख के चलनी है कि जो प्रत्येक बच्चा है वो प्रत्येक बच्चा कैसा है, विशिष्ट है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, उसके अपने अंदर विशिष्ट क्षमताएं हैं, है ना, और वो क्षमताओं की जानकारी हमें इस पोर्टफोलियो के माध्यम से मिलेगी। अगला लिखा है सूक्ष्म पेशीय कौशल।
सूक्ष्म पेशी कौशल क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के बहुत कम अंगों का प्रयोग करके हम किसी कार्य को करते हैं, वो हमारे सूक्ष्म पेशी कौशल है। जैसे हम कह लें कि लिखना हो गया, वर्तमान में हम जैसे लिख रहे हैं तो हमारा सूक्ष्म पेशी कौशल है, इन्हीं हाथ की उंगलियों का या कम चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इसे कर रहे हैं। अगला है स्थूल पेशी कौशल। स्थूल पेशी कौशल है जिसमें शरीर का मैक्सिमम पार्ट आप किसी कार्य को करने में लगा देते हैं, वो स्थूल पेशी कौशल है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा खेलना हो गया, या हम कह लें कि हमारा टहलना हो गया। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे स्थूल पेशी कौशल के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे कुछ सिद्धांत हमने आपको काफ़ी सारे बता रखे हैं। एक एसआर थ्योरी है, चर्चाएं इसकी हुई हैं। एसआर थ्योरी देने वाले थॉर्नडाइक महोदय थे। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 3 मूल नियम दिए थे, मुख्य नियम थे और 5 गौड़ नियम थे। इसके बाद अगला है सीआर थ्योरी है, इसे देने वाले पावलोव महोदय थे, या इसी को हम एस टाइप का अनुकूलन भी कहते हैं, पावलोव महोदय। कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी की बात आई थी, कुत्ते संबंधी प्रयोग पावलोव का ही है, थॉर्नडाइक का बिल्ली संबंधी प्रयोग था। इसके बाद था आर टाइप का अनुकूलन। आर टाइप का अनुकूलन देने वाले स्किनर महोदय थे, ध्यान रखिएगा इसे। ये जो सिद्धांत है हमारा, हम लोगों ने पढ़ा था साधनात्मक अनुबंधन और साधनात्मक अनुबंधन अगर हम कह लें, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के रूप में जाना गया। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी या साधनात्मक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, साधनात्मक अनुबंधन। इसके बाद अगला है हमारी एसओआर थ्योरी है, ऑपरेटर पर या पुनर्बलन पर महत्व देते हैं, और पुनर्बलन पर महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक हमारे सीएल हल महोदय थे, एसओआर पर दिया है। बाकी स्किनर को 1-2 बिंदु और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एक शब्द हमें इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, इसका प्रश्न एक पूछा भी गया है, अभी ध्यान आता है तो हम बताते हैं। अगला है सूच का सिद्धांत। सूच का जो सिद्धांत है वो कोहलर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, कोहलर से रिलेटेड है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी जिसे कहते हैं। और आरएम गैने अधिगम सोपानिकी जो सिद्धांत है गैने का है, थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लीजिएगा आरएम गैने का। इनकी कंडीशन, इनकी पुस्तक जो है वो पुस्तक आई हुई थी पिछले बार के टेट में, तो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक। बाकी नैमित्तिक अनुबंधन, हाँ नैमित्तिक अनुबंधन इनका है स्किनर का, ये भी आप ध्यान में रख करके चलिएगा। अगले जो बिंदु है, अगला बिंदु हमारा अधिगम को लेकर के है। इस बात को मस्तिष्क में बिठा करके चलिएगा कि जो भी हमारी अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम एक धनात्मक प्रक्रिया है, अधिगम सदैव पॉजिटिव प्रक्रिया है। हम पढ़ रहे हैं या हमारे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो एक पॉजिटिव है, लेकिन अधिगम का जो अंतरण है, आप तक अधिगम का स्थानांतरण है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम एक धनात्मक प्रक्रिया है और अधिगम का अंतरण हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ये बिंदु है। अगली बात आती है, देखिए कुछ पॉइंट हमने लिख रखे हैं, अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा हमने बताई कि हमारा कार्य करने के लिए प्रेरित होना। एक इनका कथन है, गुड का महत्वपूर्ण है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करती है, जारी रखती है एवं नियमित रखती है। वैज्ञानिक के रूप में भी ये प्रश्न आ सकता है और नॉर्मली आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है कि कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना, नियमित रखना क्या कहलाता है, तो अभिप्रेरणा कहलाता है। तो अभिप्रेरणा का संबंध किससे है, अभिरुचि से है। थोड़ा इसे ध्यान में रखिएगा कि अभिप्रेरणा का संबंध अभिरुचि से है, अभिरुचि का संबंध अवधान से है, या जिसे हम ध्यान कहते हैं, अवधान से है या ध्यान से है। और अभिप्रेरणा में हमें मांग का सिद्धांत ध्यान में रखना है, अब्राहम मैस्लो का है, स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं इसी को। मांग का सिद्धांत मैस्लो का ध्यान रखिएगा। और अभिरुचि का एक परीक्षण है कुडर परीक्षण। इस कुडर परीक्षण को ध्यान रखिएगा कि जो कुडर परीक्षण का संबंध है वो अभिरुचि से है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास ये बिंदु आते हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है। एक है हमारा पूर्व परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा। एक है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, और तीसरे की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत स्तर जो है, इसी को हम टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं।
टिट फॉर टैट, बच्चे के साथ जैसा करोगे वैसा वो आपके साथ व्यवहार करेगा। तो टिट फॉर टैट की अवस्था जो हमारी है वो पूर्व परंपरागत स्तर की विशेषता है, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। और जो परंपरागत स्तर की विशेषता है वो हमारी गुड बॉय गुड गर्ल की है, कि बच्चा अपने आप को दिखाने के लिए कि बच्चा है अच्छा कार्य कर रहा है, गुड बॉय। और गुड गर्ल की जो विशेषता है वो परंपरागत स्तर की है, उत्तर परंपरागत स्तर की। हमने आपसे बताया कि 11 से 15 के वीडियोस देखिए, आपको क्लियर होंगे वहां पर। अगला है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। 3 अवस्थाएं बताई हैं, एक है क्रियात्मक अवस्था, दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरी है संकेतात्मक अवस्था। क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक, इसमें से ये प्रश्न अगर सामान्य पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा नैतिक विकास की कोहलवर की अवस्था नहीं है या ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, तो प्रश्न बन सकते हैं। बाकी अंदर की विशेषताएं 11 से 15 में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ बिंदु और दिए रखे हैं। एक है ड्रा अ मैन टेस्ट, ध्यान रखिएगा, प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का परीक्षण नहीं है। तो ऐसे में ड्रा अ मैन जो परीक्षण है वो बुद्धि से रिलेटेड है। 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर, व्यक्तित्व से संबंधित एक हमारा टेस्ट है। 16 इन्होंने व्यक्तित्व, और इसे व्यक्तित्व का परीक्षण आरबी कैटल 16 PF आरबी कैटल का है, और आरबी कैटल का ही संस्कृति मुक्त परीक्षण है, बुद्धि से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। कैटल ने पर्सनालिटी के 16 फैक्टर बताए हैं। बाकी व्यक्तित्व से एक TAT परीक्षण भी है, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और एक CAT परीक्षण भी आता है, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, इसे भी ध्यान में रखिएगा किनसे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं तो आगे एक दो ग्रंथियां हैं हमारी, एक है इलेक्ट्रा है और एक ओडिपस ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा, जो ओडिपस ग्रंथि है हमारी ये पाई जाती है बालकों में। ओडिपस जो ग्रंथि है ये बालकों में पाई जाती है, और ये बालकों की भावना ग्रंथियां हैं। ध्यान रखिएगा, जो भावना ग्रंथि है वो ओडिपस है, ये पितृ विरोधी, बच्चों में पिता के प्रति विरोध और माता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है ओडिपस। और इलेक्ट्रा जो भावना ग्रंथि है ये बालिकाओं में पाई जाती है, ये हमारी बालिकाओं में पाई जाती है, और ये मातृ विरोधी होती है, मतलब बालिकाओं का माता के प्रति प्रेम, बालिकाओं में पिता के प्रति प्रेम होना और माता के प्रति विरोध की भावनाएं होना, वो इलेक्ट्रा है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भावना ग्रंथियां हैं वो हमारी अचेतन मन का तत्व है, अचेतन मन में पाई जाती है, या अचेतन मन जो हमारा है वो हमारी दबी हुई इच्छाओं का समूह है, इसे भी ध्यान रखिएगा। जो अचेतन मन है वो हमारी अतृप्त इच्छाओं का समूह है, जो हमारी इच्छाएं अतृप्त रह गई हैं उनका समूह है, अतृप्त इच्छाओं का समूह, अतृप्त इच्छाओं का जो समूह है यही हमारा अचेतन मन है। तो ओडिपस ग्रंथि है, बालकों में पाई जाएगी, पितृ विरोधी है, इलेक्ट्रा बालिका में पाई जाएगी, मातृ विरोधी भावना ग्रंथि है। अगले कुछ सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा का है, और बंडूरा का ही एक परीक्षण आता है बोबोडॉल परीक्षण, एक परीक्षण है इनका बोबोडॉल परीक्षण, अल्बर्ट बंडूरा का है बोबोडॉल परीक्षण, ध्यान रखिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन है, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं जिन्हें मानव विकास की 8 आयु भी कहा जाता है। और सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है वाइगोत्स्की का है, और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ये संज्ञान से रिलेटेड है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो संस्कृति, समाज, संस्कृति और भाषा पर बल दिया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है वाइगोत्स्की का है। ये कुछ बिंदु हुए। एक दो बिंदु अगर हम और चर्चा करें तो एक हमारा बिंदु आप आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारी वंश परंपरा है या वंश परंपरा के जो वाहक होते हैं उन्हें हम पित्रैक कहते हैं। वंश परंपरा के जो वाहक हैं उन्हें पित्रैक कहा जाता है, या उन्हीं को हम जीन्स कहते हैं, उन्हीं को हम जीन्स कहते हैं। आप ध्यान में रख करके चलिएगा कि वंश परंपरा के वाहक पित्रैक होते हैं, जीन्स कहते हैं। एक दो बिंदु और हमें ध्यान में रख करके चलना है कि हमें ये पता है कि जो संरचनावाद है, संरचनावाद देने वाले जो है वो विलियम वुंट है। तो जो संरचनावाद के जनक है वो विलियम वुंट है। और एक वाद और हमारा आता है प्रकारवाद, और प्रकारवाद के जो जनक हैं उनके रूप में विलियम जेम्स को माना जाता है। और विलियम वुंट को ही हम लोगों ने पढ़ा होगा 1879 में कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण करते हैं विलियम वुंट महोदय ही थे। और इन्हीं को
इन्हीं को जो प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो विलियम वुंट को माना जाता है। मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विलियम जेम्स हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स माने जाते हैं। और इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ध्यान में रख करके चलिएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक है विलियम जेम्स की, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक दो बातें अगर हम आपसे और कहें तो थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वंशानुक्रम है वह व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। कथन ये BN झा ने कहा था, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो व्यक्ति है या जो विकास है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। या हम कह लें कि जो हमारा विकास है या जो हमारा व्यक्ति है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल है वही हमारा व्यक्ति है, या इसी को हम विकास कहते हैं। वंशानुक्रम या वातावरण का गुणनफल है। अब विकास की बात आई तो विकास से हमें एक दो बिंदु और ध्यान में रख करके चलना है कि विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो दिशीय प्रक्रियाएं हैं और विकास बहुदिशीय होता है। ध्यान देना कि विकास जो है ये बहुदिशीय होता है। विकास कैसा है? बहुदिशीय है। और दूसरी चीज विकास चक्राकार होता है। विकास चक्राकार प्रगति का पालन करता है। विकास बहुदिशीय है, विकास चक्राकार प्रगति का पालन करता है, या हम ये कह लें कि विकास चक्रीय होता है। और दूसरी बात अगर हम आपसे कहें तो हमें दो तीन चीजें और ध्यान में रख करके चलनी है। एक है हमारी मस्तकाधोमुखी सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति और एक है प्रॉक्सिमोडेस्टियल केंद्र से बाहर की ओर। जो हमारा बालक का विकास है वो सिर से पैर की तरफ होगा, ना कि पैर से सर की तरफ होगा। ठीक, ये हमारी सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति है या मस्तकाधोमुखी है। इसे भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मस्तकाधोमुखी, एक मस्तकाधोमुखी है और एक है केंद्र से बाहर की ओर, दूसरी केंद्र से बाहर की ओर है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडेस्टियल। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि हमारा जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होगा, ना कि बाहर से केंद्र की ओर होगा। दूसरी चीज जो विकास है ये विकास हमारा सामान्य होगा। ध्यान रखिएगा कि जो विकास की दिशा है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगी। विकास की जो दिशा है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगी। एक दो बातें और आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ बिंदु, जिनमें से एक बताया था डिसलेक्सिया, एक हमने बताया था डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हमारी कैसी है? जो डिसलेक्सिया है वो हमारी पठन अक्षमता के रूप में जानी जाती है। हमारे पढ़ने संबंधी अक्षमता है, डिसलेक्सिया है। इसके बाद दूसरा हमारा डिसग्राफिया है। जो डिसग्राफिया है ये हमारी लेखन अक्षमता है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कैलकुलिया पढ़ा होगा, हमारी गणितीय अक्षमताओं के अंतर्गत आता है। और एक और आता है डिस्प्रैक्सिया। इसे ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्रैक्सिया है ये डिस्प्रैक्सिया हमारी शरीर कॉम्बिनेशन की समस्या है कि हमारा या हम शरीर का कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो शरीर कॉम्बिनेशन की जो समस्या है वो हमारी डिस्प्रैक्सिया है। डिसलेक्सिया पठन अक्षमता है। डिसलेक्सिया को पठन और लेखन दोनों अक्षमताएं कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। बाकी डिसलेक्सिया को सामान्यतः पठन अक्षमता कहते हैं, डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता है, डिस्कैलकुलिया गणितीय अक्षमता है, डिस्प्रैक्सिया शरीर कॉम्बिनेशन संबंधी समस्या है। अगर प्रश्न आता है कि बालक पेन को सही तरीके से नहीं पकड़ पाता है तो किस समस्या का विकार से ग्रसित है, तो वो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आएगा, जिसके कारण भी क्या होगा कि लेखन अक्षमताएं हमारे अंदर आ जाएंगी कि हम अच्छे से जब पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। इसके अलावा एक बिंदु हमें और ध्यान में रख करके चलना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो बालक की बुद्धिलब्धि है, इस बुद्धिलब्धि को निकालने का सूत्र होता है और वो सूत्र है हमारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या वास्तविक आयु को हम शारीरिक आयु भी कह सकते हैं।
मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। प्रश्न में एक ऑप्शन के रूप में दे सकते हैं कि एक बालक है जिसकी शारीरिक आयु जो है 15 वर्ष है, मानसिक आयु 13 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि ज्ञात करो। या ऐसा भी दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा बुद्धिलब्धि का सूत्र है, वहां पर इनको ऊपर नीचे के क्रम में आपसे पूछ सकते हैं। तो बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वो पहले ऊपर मानसिक आयु होगा, नीचे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु हम कहेंगे, और उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो वही बुद्धि होगी। बाकी बुद्धि में हमने आपसे बताया कि मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो विनय ने दिया था, बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वो स्टर्न का है, और बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो टर्मन ने बताई हैं। ठीक, इसके अलावा काफी सारी बातें हो गई। एक दो बिंदु अगर हम आपसे और कहें तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि हमारे कुछ बिंदु हैं, जैसे एक शब्द हम आपसे कह लें वर्णांधता, एक शब्द है हमारा वर्णांधता। जो वर्णांधता है ये जीन संबंधी रोग है। इसके अलावा हम कह लें हीमोफीलिया कह लें, अनुवांशिक रोगों के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम डाउन्स सिंड्रोम कह लें, डाउन्स सिंड्रोम कह लें, डाउन्स सिंड्रोम अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम टर्नर सिंड्रोम कह लें, टर्नर सिंड्रोम कह लें, तो ये भी हमारे अनुवांशिक रोगों के अंतर्गत आएंगे। ये 4 रोग हमने आपको बताया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ध्यान रखिएगा, इसी को त्रिगुण सूत्रता कहते हैं या ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ट्राइसोमी 21 या त्रिगुण सूत्रता इस डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है। 21वां गुणसूत्र जो है वो अलग नहीं हो पाता है। तो डाउन सिंड्रोम है हमारे अनुवांशिक रोग हैं, प्रश्न में पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। तो ये बिंदु भी हमें ध्यान में रख करके चलना है। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक से काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और थोड़ा सा एक बिंदु और ध्यान में रखिएगा कि 21A हमें ध्यान में रखना है। 21A को ध्यान में रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, और 21A मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा हमें PWD एक्ट को ध्यान में रखना है। जो PWD एक्ट है फिजिकली पी से होता है फिजिकल विद डिसेबल्ड एक्ट, फिजिकली जो डिसेबल्ड व्यक्ति है उनके लिए था। तो PWD एक्ट जो आता है वो 1995 में आता है, जो PWD है। और RPWD है एक राइट के रूप में, RPWD जो है एक राइट के रूप में ये हमारे बीच आता है 2016 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। तो PWD जो है वो 1995 में आता है, लेकिन राइट के रूप में। सेम वैसे ही है जैसे शिक्षा का अधिकार जुड़ता है 21A के रूप में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के रूप में, लेकिन राइट के रूप में आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। ठीक है, मूल अधिकार के रूप में 21A में जुड़ता है हमारा 2002 में 86वां संविधान संशोधन, लेकिन राइट के रूप में आता है ये 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। सेम वही तरह है, 1995 में अधिनियम आता है PWD, लेकिन एक राइट के रूप में लागू होता है 2016 में। तो इतनी सारी बातें थी, आप एक बार देख लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि हम सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। इससे चीज़ें मिलने की संभावनाएं बनेंगी। अच्छे से पढ़िए और पॉजिटिव रहिए, मिलते रहेंगे। और 28 को पेपर है, सभी के लिए गुड लक, खूब अच्छे से दीजिए, सफल होइए, यही ईश्वर से कामना है। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सफल होवें।